कहानी की शुरुआत महीनों पहले की एक घटना से होती है। एक लड़की खुद को एक बेहतरीन स्वीट ब्रेड बेक करते हुए लाइव स्ट्रीम कर रही है और अपने व्यूअर्स से कह रही है कि इसकी खुशबू बहुत शानदार है। वहीं चैट में व्यूअर्स कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं। वो दिखाती है कि ब्रेड कितनी सॉफ्ट और बाउंसी है और फिर अगली रेसिपी की उम्मीद जगाते हुए स्ट्रीम को खत्म कर देती है। इस नतीजे से खुश होकर वो कहती है कि यह कामयाब रहा। तभी उसकी खूबसूरत दोस्त उसे बीच में टोकते हुए पूछती है कि क्या वो तैयार है, और आगे कहती है कि उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही है और वो कैसे भूल सकती है कि उसकी दोस्त वहीं थी। मेन कैरेक्टर अपनी दोस्त से माफी मांगते हुए जल्दी से बाहर जाने वाले कपड़े पहन लेती है और पूछती है कि क्या वो उसे मना करने जा रही है। उसकी दोस्त उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वो उनके स्कूल से ही है और अजीब स्थिति से बचने के लिए उसे उसे सख्ती से रिजेक्ट करना होगा। और आगे कहती है, क्या पता शायद वो बिल्कुल परफेक्ट लड़का निकले। खूबसूरत दोस्त चोई को हमेशा बहुत सारे प्रपोजल मिलते हैं क्योंकि वो सुंदर हैं और शुरुआत में लोग बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद कुछ लोग बुरे बन जाते हैं और इसीलिए मेन कैरेक्टर उसकी बॉडीगार्ड बनने के लिए उसके साथ जा रही है। आजिन पास के एक पार्क में इंतजार कर रही है और अपनी दोस्त को टेक्स्ट करके बताती है कि वो नज़र रखे हुए है, इसलिए अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो उसे बस कॉल कर दे। वो इस बात से थोड़ी राहत महसूस करती है कि लड़का उनके स्कूल का ही है, लेकिन फिर भी वो सतर्क रहेगी और अपनी दोस्त पर नज़र रखेगी। चोई वापस टेक्स्ट करके थैंक्स कहती है और आजिन को भरोसा दिलाती है कि वो चीज़ें जल्दी खत्म करके बाहर आ जाएगी। आजिन बस गुड लक का टेक्स्ट भेज देती है। जब वो बाहर इंतजार कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि आज सच में बहुत ठंड है और वो हैंड वार्मर ढूंढने लगती है। तभी अचानक एक अजनबी उसे आवाज़ देता है। एक लंबा आदमी उससे बात करने लगता है और रास्ता पूछते हुए कहता है कि उसे कल्चरल स्पोर्ट्स सेंटर जाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। वो सही रास्ता बताने के लिए अपने फ़ोन में देखते हुए तुरंत जवाब देती है और उसे सबवे के बजाय बस लेने के लिए कहती है। वो उससे कहता है कि जल्दबाजी न करे और बताता है कि असल में वो वहाँ एक ब्रॉडकास्ट की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी बात बीच में ही काटते हुए वहाँ जाने वाली बस का नंबर बता देती है। अचानक वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि पास से देखने पर वो काफ़ी सुंदर है। वो बहुत डरी हुई दिखती है, जबकि वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके ब्रॉडकास्ट के लिए एक्स्ट्रा बनने में इंटरेस्टेड है और कैमरे टेस्ट के लिए उसके साथ चलने को कहता है। वो उसे पकड़े रहता है और कहता है कि वो शूटिंग लोकेशन पर सेलिब्रिटीज से मिल सकती है और फिर से पूछता है कि क्या वो आना चाहती है। इस अचानक बदतमीजी से वो सहम जाती है और उसे मना करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाती। फिर उसे एहसास होता है कि वो उससे बहुत डर गई है और न तो बोल पा रही है और न ही भाग पा रही है। खुशकिस्मती से एक दूसरा आदमी उस लंबे आदमी की कलाई पकड़ लेता है। खुद को छुड़ाने में नाकाम लंबा आदमी पूछता है कि वो लड़का कौन है। आजिन को मदद मिलने पर राहत मिलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उसे पहचानती है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। लंबा आदमी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, इस छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत कि बीच में दखल दे, इसे छोड़ो। दूसरा आदमी तुरंत उस आदमी का हाथ मरोड़ देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जहां वो चोट के असर से चीख पड़ता है। जल्द ही पुलिस आ जाती है और लंबे आदमी को घसीट कर ले जाती है, जबकि वो लगातार चिल्लाता रहता है कि वो कोई मॉलेस्टर नहीं है। इन सब चीज़ों से घबराकर आजिन जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि वो कैमरा टेस्ट वाली ट्रिक में कभी नहीं फंसती। वो आदमी उसकी बात काटते हुए कहता है कि अगर वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो उसे अपने पैरों का इस्तेमाल करना चाहिए। तब उसे एहसास होता है कि वो पार्क जून वू है, जो उसका क्लासमेट है, क्योंकि वो टॉपर स्टूडेंट है। भले ही वो स्कूल के बहुत से लोगों को नहीं जानती, फिर भी वो उसे जानती है। रोते हुए ही वो मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसने सोचा था कि वो डर के मारे मर जाएगी और सोचती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो मुस्कुराता है और जवाब देता है कि यह उसका काम नहीं है, लेकिन अब जब उसने उसे बचाया है तो वो उसका एक काम कर सकती है। बेशक वो मान जाती है क्योंकि उसे लोगों का एहसानमंद रहना पसंद नहीं है। वो हंसता है और उस फेवर के बदले कहता है कि वो उसे अपना पावर बैंक उधार दे दे। उसकी इस मांग से हैरान होकर वो अपनी सबसे कीमती चीज़ उसे देने में हिचकिचाती है। वो समझाता है कि वो एक बास्केटबॉल मैच देख रहा था और सबसे ज़रूरी मौके पर उसकी बैटरी खत्म हो गई। वो मना करने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि वो जल्द ही घर जा रही है और इसे बस यूं ही उधार नहीं दे सकती। उसकी दोस्त बाहर उन दोनों को देख लेती है, जबकि जून वो लगातार जिद करता रहता है कि अगर उसे लोगों का एहसानमंद रहना पसंद नहीं है तो उसे यह दे देना चाहिए। कैफ़े के अंदर उसकी दोस्त के साथ बैठा लड़का उसके प्रपोजल का जवाब मांगता है, लेकिन उसकी दोस्त बाहर उन दोनों को ही घूरती रहती है। वो खड़ी होती है और उससे कहती है कि इस बारे में बात करने का यह सही समय नहीं है और उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अपना सामान समेटते हुए और बाहर निकलते हुए वो कहती है कि कुछ ज़रूरी काम आ गया है और वो उसे स्कूल में मिलेगी। बाहर आजिन लगातार पूछती रहती है कि उसे उसका पावर बैंक इस्तेमाल करने के लिए और कितना समय चाहिए, और वो उसे इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसने अभी तक इसे प्लग इन भी नहीं किया है। चोई बाहर उन दोनों के पास आती है और आजिन को पकड़कर कहती है, चलो घर चलें। जोंगमिन उन दोनों को घूरता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है और चोई उसे देखकर मुस्कुराती है, यह सोचते हुए कि शायद वो उस लड़के का दोस्त है जो उसे पसंद करता है और वो काम आ सकता है। वे दोनों चले गए और वो बिना कुछ कहे आजिन को खींच कर ले जाती रही। इसलिए मेन कैरेक्टर पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, वो इतनी जल्दी में क्यों है और उसका पावर बैंक पीछे ही छूट गया। दोस्त मुस्कुराती है और कहती है कि कुछ नहीं है, उसकी माँ उसे जल्दी घर आने के लिए बार बार कॉल कर रही हैं, इसलिए वो जल्दबाजी कर रही है। आजिन उसे गले लगाती है और पूछती है कि चीज़ें कैसी रहीं, और वो कहती है कि वो घर के रास्ते में बताएगी। अगली सुबह अलविदा कहने के बाद दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और लंच में मिलने का वादा करते हैं। अपनी क्लास की तरफ चलते हुए
उसे एहसास होता है कि वो ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि वो अपने पावर बैंक को लेकर परेशान है और शायद उसे इसे घर पर एक खानदानी निशानी की तरह रखना चाहिए था। कुछ लड़कियां क्लास की खिड़की से बाहर देखते हुए कह रही हैं कि वो हैंडसम है और इसीलिए वे इस स्कूल में आई। आजिन जून वू के फैन क्लब को घूरते हुए क्लास के अंदर जाती है और सोचती है कि शायद ये सब अटेंशन थका देने वाला है, लेकिन उसे कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। वो उसके पास जाती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, और धीमी आवाज़ में पूछती है कि क्या उसे वो याद है और क्या पावर बैंक उसके पास है। वो उसे घूरता है और सिर्फ ये कहने के लिए खड़ा होता है कि वो असल में पावर बैंक घर पे भूल गया है, लेकिन वो उसके लिए एक नया और बेहतर खरीद देगा। वो घबरा जाती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पुराना वाला कीमती है और वो उसे कल ले आए। उसे घूरते हुए वो खुद से सवाल करती है। शायद उसे एहसास नहीं हुआ कि वो टूटा हुआ था और असल में काम नहीं कर रहा था। वो ठीक है कहकर जवाब देना शुरू ही करता है, लेकिन टीचर के क्लास में आने से बात बीच में ही रुक जाती है और टीचर सभी को अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहती है क्योंकि घंटी बज चुकी है। क्लास खत्म होने के बाद लंच का समय होता है। दोनों दोस्त खाना खा रही हैं और चोई पूछती है, क्या पार्क जूनवू ने कहा कि वो इसे कल लाएगा? आजिन जवाब देती है कि उसने ये पक्का कर लिया है कि उसे पता हो कि इसे कल ही लाना है। उसकी दोस्त प्रपोज करती है कि शायद आज स्कूल के बाद उसे उससे मिलना चाहिए और उसके लिए बैटरी ले आनी चाहिए। वो एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या ये उसकी दोस्त के लिए बहुत परेशानी की बात होगी, लेकिन चोई मुस्कुराते हुए कहती है कि ये कुछ भी नहीं है और उसे मदद करके खुशी होगी। स्कूल खत्म होने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। बस में कुछ लड़कियां खुश हैं कि उनके पास छाता है क्योंकि बारिश इतनी अचानक शुरू हो गई। जून वू बस को अगले स्टॉप पर रोकने के लिए बटन दबाता है। चोई उसी बस में बैठी है और सोच रही है कि वो हमेशा जून वू के करीब आना चाहती थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि आजिन इसे मुमकिन बनाने में मदद करेगी। उसकी पीठ को घूरते हुए वो सोचती है कि चीज़ों को थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसका प्लान अपने छाते को बैग में छिपाना और उसी स्टॉप पर उतरना है। बस रुकती है। जून वो अपना छाता खोलता है और बस से उतर जाता है। वो ठीक उसके पीछे भागने लगती है और उसका नाम पुकारती है। चोई उसके करीब आती है और खुद को आजिन की दोस्त बताती है। क्यूट बनने का नाटक करते हुए वो कहती है कि आजिन ने उसे पावर बैंक वापस लेने के लिए भेजा है। वो हैरान दिखता है और कहता है कि वो इसे कल स्कूल में देने वाला था। अपना नाटक जारी रखते हुए वो कहती है कि आजिन चाहती थी कि वो इसे जल्दी ले लें क्योंकि ये कुछ ज़रूरी चीज़ है। जून वो मान जाता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करती है। कुछ देर चलने के बाद वो पूछती है कि क्या उसका घर अभी भी दूर है क्योंकि वे काफ़ी चल चुके हैं। वो रुकता है और कहता है कि उसे सामने इंतजार करना चाहिए। तभी वो नोटिस करती है कि वे पूरे रास्ते एक लंबी दीवार के पास से चले हैं और हैरान होकर पूछती है कि क्या उसका घर वहाँ से शुरू होता है जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था और वहाँ तक है जहाँ वे अभी हैं। वो बस इसकी पुष्टि करता है। इस पर मुस्कुराते हुए उसे एहसास होता है कि वो अमीर है, टॉपर स्टूडेंट है, हैंडसम है, वो उसके लिए परफेक्ट बॉयफ्रेंड होगा। फिर से क्यूट बनने का नाटक करते हुए वो कहती है कि वो रास्ते में भीग गई है और उसे बहुत ठंड लग रही है। शायद वो अंदर थोड़ी देर के लिए खुद को सुखा सके। वो बेचारी दिखने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो मना न कर सके और कहती है कि उसे ठंड लग रही है और उसे पछतावा है कि वो आज अपना छाता नहीं लाई। वो बस अपना छाता उसे दे देता है और कहता है कि वो अभी वापस आता है और वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद वो बस अंदर चला जाता है और वो वहीं जमी रह जाती है। इस सिचुएशन से चिढ़कर वो बस वहीं खड़ी रह जाती है और समझने की कोशिश करती है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसे मना कर दे, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट करती है और सोचती है कि अगर वो बहुत आसान होता तो मज़ा नहीं आता। काफ़ी समय बाद उसने ऐसा कॉम्पिटिटिव महसूस किया है। अगले दिन कन्वीनियंस स्टोर पर आजिन को भूख लगी है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक सोती रह गई और नाश्ता नहीं कर पाई। इसलिए वो लंच के समय तक चलने के लिए कुछ खरीदने जा रही है। उसने कुछ चीज़ें चुनी और टोटल $5 से कम था, लेकिन कैशियर कहता है कि उसके कार्ड में पैसे नहीं हैं। इस बीच लाइन बढ़ती जा रही है। इस महीने अपना सारा पॉकेट मनी इस्तेमाल करने की बात से हैरान होकर वो कैशियर से कहती है कि वो बस बनाना मिल्क का चार्ज कर ले। वो कहता है कि ये भी कम है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई दूसरा कार्ड है। लाइन में खड़े लोग लंबा इंतजार होने की वजह से शिकायत करने लगते हैं और वो अजीब तरह से सब कुछ कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन उसके पीछे से कोई कहता है कि उसके कार्ड से पेमेंट कर दिया जाए। वो वहाँ जून वू को देखकर हैरान हो जाती है और वो उसके सामान के पैसे दे देता है। वे एक साथ स्कूल चलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि माहौल बस अजीब है। वो ये कहकर शांति तोड़ती है कि उसका शुक्रिया और वो कल उसे पैसे वापस कर देगी। वो उसे परेशान न होने के लिए कहता है क्योंकि पावर बैंक का मामला अभी भी अनसुलझा है। तब उसे एहसास होता है कि वो इतना ठंडा और बेरुखा नहीं है, ये देखते हुए कि वो इस पूरे समय पावर बैंक वापस करने को लेकर परेशान रहा है। सिचुएशन का मजाक उड़ाते हुए वो कहता है कि उसने सोचा था कि अगर उसने उसे स्नैक नहीं खरीदा तो वो पूरे दिन उसके पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज़ सुनता रहेगा। चोई उन्हें दूर से देख रही है और समझ नहीं पा रही कि वे एक साथ क्यों हैं और इतने दोस्ताना तरीके से क्यों पेश आ रहे हैं। क्लासरूम के अंदर जाते ही आजिन जूनवू से सवाल करती है कि क्या उसके पास उसका पावर बैंक है और वो कहता है कि उसकी दोस्त कल इसे ले गई थी। वो खुश दिखती है कि चोई के पास ये पहले से ही है और वो इसे बाद में ले लेगी, जबकि चोई लगातार ये समझने की कोशिश कर रही है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। क्लास के बाद आजिन और चोई ऊपर जा रही हैं जब चोई कहती है कि उसके पास पावर बैंक नहीं है क्योंकि जूनवू ने उसे फेंक दिया। मेन कैरेक्टर कंफ्यूज दिखती है क्योंकि उसने कहा था कि उसकी दोस्त कल इसे ले गई थी। चोई दो टूक पूछती है कि क्या आजिन उस पर से ज़्यादा जूनवू पर भरोसा करती है, और आजिन फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, ऐसा नहीं है, उसने बस कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा है, वो झूठ क्यों बोलेगा।
जब वो पावर बैंक को लेकर दुखी होती है, चोई उसे दिलासा देती है और उसे याद आता है जब उसके पिता ने ठीक वैसा ही किया था, उसे उसके जन्मदिन पर पावर बैंक दिया था। चोई कहती है, मुझे पता है कि वो पोर्टेबल चार्जर तुम्हारे लिए कितना कीमती था। अब अपने कमरे में वापस आकर वो सोचती है, वो एक ऐसे सस्ते पोर्टेबल चार्जर के पीछे इतनी क्यों पड़ी है जो ठीक से चार्ज भी नहीं करता। तभी उसने मेन कैरेक्टर से कहा था कि वो पार्क जूनवू के करीब न जाए। अगले दिन आजिन जूनवू से बात करने के लिए तैयार होती है, ये सोचते हुए कि वो ऐसा कैसे करेगी क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखता। इस बीच चोई मेन कैरेक्टर को पोर्टेबल चार्जर के बारे में बात करते हुए और नहीं सुन सकती। वो आजिन से सवाल करती है कि वो किसी ऐसी चीज़ की इतनी परवाह क्यों करती है जो उसे किसी ऐसे इंसान से मिली है जिसे वो मुश्किल से जानती है, और उसे याद दिलाती है कि वो ठीक से काम भी नहीं करता था और वो शायद उस इंसान से दोबारा कभी नहीं मिलेगी जिसने उसे ये दिया था। मेन कैरेक्टर पलटकर बहस करती है और कहती है कि चोई जानती है कि ये उसके लिए कितना ज़रूरी है। बिना किसी इंटरेस्ट के उसकी दोस्त टॉपिक बदल देती है और पूछती है कि क्या आजिन उसे एक कंबल उधार दे सकती है क्योंकि वो अपना भूल गई है। आजिन फिर कंबल लेने के लिए कमरे में जाती है, लेकिन वो अपनी डेस्क के सामने कई लोगों को इकट्ठा पाती है। वो पास जाती है और पूछती है कि क्या चल रहा है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या आज उसका जन्मदिन है। आखिरकार किसी ने उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। कुछ भी समझ ना आते हुए आजिन बॉक्स खोलती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन नहीं है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि बॉक्स के अंदर उसके पुराने चार्जर जैसा ही एक पिंक पोर्टेबल चार्जर है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। वो सोचती है कि इसे उसकी डेस्क पर किसने छोड़ा होगा। क्या ये चोई हो सकती है जिसने ये एहसास होने के बाद कि वो परेशान थी उसे गिफ्ट देने की कोशिश की हो। वो खुद से सवाल करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि वे दोनों एक साथ स्कूल आए थे। क्लास की लड़कियां कमेंट करती हैं कि गिफ्ट कितना सुंदर है और सोचती हैं कि शायद कोई लेटर हो जिससे पता चले कि इसे किसने भेजा है। उसी पल जूनवू क्लासरूम में एंटर करता है और चोई से कहता है कि रास्ता न रोके। जब उसे एहसास होता है कि ये वो है तो वो जल्दी से उसे क्यूट तरीके से ग्रीट करती है, लेकिन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। उसे एहसास होता है कि पूरे स्कूल में जूनवू ही अकेला ऐसा इंसान है जो उसे इग्नोर करेगा, और उसका मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई की परवाह करता है, लेकिन यह एक वुमनाइजर होने से बेहतर है। आजिन के आसपास फुसफुसाहट जारी रहती है और लोग पूछते हैं कि क्या उसका कोई सीक्रेट क्रश है। आजिन कहती है नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी यह जानने के लिए उत्सुक है कि यह कौन है। जबकि जूनवू अपनी डेस्क से आजिन की हर बात और हर हरकत को ध्यान से देखता है, चोई सब कुछ नोटिस कर लेती है। उसे शक होने लगता है, लेकिन वो यह नहीं मानती कि वो आजिन को पसंद कर सकता है। सिचुएशन को बीच में रोकने के लिए वो मेन कैरेक्टर के सामने कंबल की बात उठाती है। आजिन माफ़ी मांगती है और उसे कंबल सौंपती है और लंच के समय मिलने के लिए कहती है। जाने से पहले चोई एक बार फिर जूनवू पर नज़र डालती है कि क्या वो देख रहा है, लेकिन वो बस पढ़ाई कर रहा है। टीचर सबको बुलाती है और कहती है कि आज फर्स्ट एड ट्रेनिंग की क्लास होगी कि जान कैसे बचाई जाए। सब कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और मेन कैरेक्टर सोचने लगती है कि वो इंसान कौन हो सकता है जिसने उसे चार्जर दिया। शायद वो जूनवू है। भले ही चोई ने कहा था कि जूनवू ने उसे फेंक दिया और उसने कहा कि उसने इसे वापस कर दिया, आजिन फिर भी खुद से सवाल करती है कि क्या सच में यह मुमकिन है कि उसने ही उसे नया चार्जर दिया हो, लेकिन वो अभी भी पक्का नहीं कह सकती। तो आखिरकार पुराने चार्जर का क्या हुआ। टीचर चेस्ट कंप्रेशन करने का तरीका दिखाकर क्लास शुरू करती है और काफ़ी मेहनत के बाद वो पूछती है कि क्या सबको समझ आ गया। आखिरकार ये काफ़ी थका देने वाला है और वो उन्हें प्रैक्टिस के लिए पेयर्स बनाने को कहती है। आजिन तुरंत अपने पास वाली एक लड़की को बुलाती है, लेकिन टीचर कहती है कि यह एक लड़का लड़की का पेयर होना चाहिए क्योंकि लड़के अकेले जाने पर डमी को तोड़ सकते हैं। आजिन नर्वस हो जाती है क्योंकि वो जूनवू के साथ पेयर नहीं बनाना चाहती, लेकिन टीचर उसकी हिचकिचाहट को नोटिस कर लेती है और कहती है कि वो जूनवू के साथ पार्टनर बन सकती है क्योंकि वे एक दूसरे के पास हैं। सिचुएशन को लेकर नर्वस, ये निश्चित रूप से वो नहीं था जो वो चाहती थी। वे ट्रेनिंग शुरू करते हैं और वो थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती है। जब जूनवू डमी पर प्रैक्टिस करता है तो टीचर उसके करने के तरीके की तारीफ करती है और पूछती है कि आजिन पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही है। वो उसे भी कोशिश करने के लिए कहती है। नर्वस होकर वो डमी पर कंप्रेशन करना शुरू करती है। आजिन को इतनी कम मेहनत करते देख जूनवू मजाक करते हुए कहता है कि डमी पहले ही मर चुकी है। शर्मिंदा होकर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो लगातार कहता रहता है कि अगर डमी कोई असली इंसान होती तो वो अब तक मर चुकी होती। वो अपना बचाव करते हुए कहती है कि वो बस बहुत ज़ोर से दबाने और किसी को चोट पहुंचाने से डर रही थी। जूनवू समझाता है कि ये नॉर्मल है और कभी कभी चेस्ट कंप्रेशन के दौरान पसलियां भी टूट जाती हैं, जिससे वो हैरान रह जाती है कि ये कितना खतरनाक है। वो समझाता है कि किसी को मरने देने से बेहतर है कि कुछ पसलियां टूट जाएं, इसलिए वे प्रैक्टिस जारी रखते हैं। टीचर उन दोनों को बातचीत करते देख खुश होती है और उसे दरवाजे पर एक दूसरे टीचर द्वारा बुलाया जाता है। चूंकि बारिश होने वाली है, टीचर ने दूसरी क्लास के साथ कोट शेयर करने के लिए पूछने का फैसला किया। वो मान जाती है। आखिरकार आज की ट्रेनिंग के लिए उन्हें कोट के सिर्फ एक हिस्से की ज़रूरत होगी। बेशक चोई नई क्लास के साथ आने वाली लड़कियों में से एक है और आजिन और जूनवू को एक साथ ट्रेनिंग करते हुए नोटिस करती है। निर्देशों का पालन करते हुए मेन कैरेक्टर डमी की चेस्ट को ज़्यादा जोर से दबाती है और उस एहसास और उससे आने वाली आवाज़ से नर्वस हो जाती है, जबकि जूनवू उसके रिएक्शन पर हंसता है। वो कहता है कि इसे ऐसे नहीं किया जाता और वो उसे सिखाएगा। उसी पल वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे डमी के ऊपर खींचता है।
लेकिन चूंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, वो अपना बैलेंस खो देती है और ठीक उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे लगभग क्लासिक एक्सीडेंटल फॉलिंग किस वाला सीन बन जाता है। सब कुछ देख रही टीचर उनसे कहती है कि चेस्ट कंप्रेशन की प्रैक्टिस करें, फ्लर्ट नहीं। पूरी क्लास हंसने लगती है, लेकिन चोई इस सिचुएशन से साफ तौर पर चिढ़ जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने आजिन को उससे दूर रहने की चेतावनी दी थी। बाद में क्लास में आजिन ये समझने की कोशिश कर रही है कि चोई ठीक क्यों नहीं लग रही है, लेकिन विलेन सिर्फ इतना कहती है कि कल रात से उसका पेट ठीक नहीं है और फिजिकल एक्टिविटी के बाद ये और ख़राब हो गया है। आजिन उसके साथ इन्फर्मरी जाने का ऑफर देती है ताकि वो कुछ दवा ले सके और आराम कर सके, लेकिन चोई मना कर देती है और कहती है कि झपकी लेने के बाद वो बेहतर महसूस करेगी क्योंकि लंच ब्रेक लगभग ख़त्म होने वाला है, इसलिए उन्हें खाना खाने चलना चाहिए। हालांकि असल में चोई जो सोच रही है वो ये है कि वो आजिन का चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिचुएशन को और न झेल पाने के कारण वो पूछती है कि क्या आजिन खाना लाने के लिए अकेली जा सकती है और ऐसा नाटक कर सकती है कि वो उसके साथ है, क्योंकि आखिरकार वो नहीं चाहती कि उसकी दोस्त बिना खाए रहे। आजिन अपनी दोस्त के इस जेस्चर से टच हो जाती है और कहती है कि वो अकेली जाएगी और उससे कहती है कि परेशान न हो और अपनी दवा ले ले। लेकिन असलियत में फेक चोई आजिन और जून वू को अलग करने के बारे में सोच रही है, ये उम्मीद करते हुए कि वो चार्जर उसकी तरफ से कोई गिफ्ट न हो। कैफेटेरिया में आजिन को अकेले खाना खाने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसे ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जल्द ही जून वू और उसका दोस्त उसे बीच में टोकते हैं, जो पूछते हैं कि वो अकेली क्यों है और उसकी दोस्त कहाँ है। जून वू बस उसके पास एक कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है। वो हैरान है कि वे उसके साथ बैठने जा रहे हैं और जून वू बस उसे अपने सॉसेज खाने के लिए दे देता है। उसका दोस्त चिढ़ जाता है क्योंकि आखिरकार सॉसेज उस लंच का सबसे अच्छा हिस्सा थे और वो उन्हें चाहता था। आजिन लगातार यही सोचती रहती है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसका चार्जर फेंकने का बुरा लग रहा है। अजीब माहौल को तोड़ने की कोशिश करते हुए जून वू मजाक करता है कि उसे मजबूत होने के लिए खाना खाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद को संभाल भी नहीं पाई और क्लास के दौरान ठीक उसके ऊपर गिर गई। वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि असल में वो सिर्फ इसलिए गिरी क्योंकि उसने उसे अचानक से खींच लिया था। दोस्त को शक होने लगता है क्योंकि जून वू आमतौर पर लड़कियों से बात नहीं करता, उन्हें अपना खाना देना तो दूर की बात है। आजिन अपना लंच खाना जारी रखती है, लेकिन वो पूरे समय यही सोच रही है कि वो नए चार्जर की बात कैसे उठाएगी। लेकिन वो खुश है कि कम से कम वे उसके साथ बैठे, उसे अकेले खाना नहीं खाना पड़ा। जब उसे एहसास होता है कि वो इसके लिए थैंकफुल थी, तो वो चिढ़ जाती है और खुद को ये सोचकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है कि वो पहले बिल्कुल ठीक थी और उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। दोस्त और खाना लेने के लिए उठता है। इस बीच आजिन चार्जर के बारे में बात करने के अपने प्लान पर आगे बढ़ती है और जून वू समझ नहीं पाता कि वो बिना रुके क्यों खाए जा रही है। अगली सुबह आजिन घर से लेट निकलती है और उसकी बस छूटने ही वाली होती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बस के रवाना होने से ठीक पहले पहुंच जाती है। जैसा कि उम्मीद थी, बस भरी हुई है और उसके लिए कोई सीट नहीं है। वो बस में जून वू को देखती है और ये याद करके बहुत शर्मिंदा महसूस करती है कि वो कैसे उसके ऊपर गिर गई थी और वे लगभग किस करने वाले थे। और इसे और भी ख़राब बनाने के लिए उसने लंच के दौरान इस पर एक मजाक भी किया था, इसलिए वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करने और ऐसा नाटक करने का फैसला करती है जैसे उसने उसे देखा या सुना ही ना हो। ड्राइवर को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए शायद अगले स्टॉप पर और पैसेंजर्स चढ़ेंगे। पैसेंजर्स भीड़ से बचने के लिए बस के पीछे की तरफ जाने लगते हैं। आजिन ज़्यादा नहीं हिलती क्योंकि आखिरकार वो जून वू का चेहरा नहीं देखना चाहती, लेकिन ड्राइवर उसे डांटता है और उसे और पीछे जाने के लिए कहता है। जून वू, जिसने सब कुछ देखा, उस पर हंसने लगता है और वो और भी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि वो डांट खाने पर उस पर हंस रहा है। वो बस के पीछे जाने लगती है और जून वू उससे कहता है कि वो वहीं रुक जाए क्योंकि वहाँ जगह है। इस पूरे अपमान के बाद वो एक्सेप्ट करने और चुपचाप वहीं रहने का फैसला करती है। वो सोचता है कि क्या उसे उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ड्राइवर एक बहुत ही शार्प टर्न लेता है जहाँ सभी पैसेंजर्स लगभग गिर जाते हैं और बेशक हमारी मेन कैरेक्टर ठीक जून वू की गोद में जा गिरती है। सिचुएशन इतनी अजीब है कि वो पैनिक हो जाती है और जल्दी से उठती है, जिससे उसका सिर जून वू की ठुड्डी से टकरा जाता है। दोनों को इम्पैक्ट महसूस होता है और वो उसकी जांघों पर गिरने के लिए माफ़ी मांगती है। उसे उससे एक मीठी और सुखद खुशबू आती है और वो शर्मिंदा होकर कहता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। आखिरकार वे स्कूल के स्टॉप पर पहुंचते हैं और सभी पैसेंजर्स उतरने लगते हैं। वे एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर स्कूल की तरफ चलते हैं और आजिन सोचती है कि पोर्टेबल चार्जर के बारे में बात करने का ये बिल्कुल सही मौका है। वो उससे पूछती है कि क्या कल का गिफ्ट उसकी तरफ से था। वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती थी जिसने ऐसा किया हो, लेकिन गिफ्ट के लिए उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है। उसने सोचा कि ये सच में बहुत सुंदर था। वो बस इस बात से खुश है कि उसे यह पसंद आया। और पहली बार हमारी मेन कैरेक्टर जून वू को मुस्कुराते हुए देखती है। वो कहता है कि उसने उसके लिए एक नया पोर्टेबल चार्जर खरीदा क्योंकि आखिरकार उसका चार्जर टूट गया था और ऐसा होने के लिए वो खुद को जिम्मेदार महसूस कर रहा था। आजिन ये समझाने की कोशिश करती है कि चार्जर वैसे भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन वो चोई के उस बयान से अभी भी कंफ्यूज हैं जिसमें उसने कहा था कि उसने उसका चार्जर कचरे में फेंक दिया था, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं लगता जो ऐसा करे। लेकिन वो इसे जाने देने का फैसला करती है और फिर से उसका शुक्रिया अदा करती है। कहती है कि वो इस चार्जर का बहुत इस्तेमाल करने वाली है। और बेशक जब इन दोनों मेन कैरेक्टर्स के बीच ये सेंटिमेंटल मोमेंट चल रहा होता है,
चोई सड़क के उस पार से सब कुछ देख रही होती है और उनके बीच के माहौल को देखकर और ज़्यादा जेलस और इरिटेटेड हो रही होती है, क्योंकि उसके हिसाब से जून वू को आजिन को नहीं बल्कि उसे डेट करना चाहिए। वो तुरंत उस पहले लड़के को मैसेज भेजती है जिसने उसे प्रपोज किया था, मिलने के लिए कहती है, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, ये सोचते हुए कि वो आखिरकार उसे एक मौका दे रही है। वो उससे एक दोस्त को साथ लाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि उसकी दोस्त उसके दोस्त में काफ़ी इंटरेस्टेड है, जिससे जून वू को रिझाने का परफेक्ट प्लान तैयार हो सके। मिलने वाले दिन जून वू सिनेमा के सामने अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रहा है और एक मैसेज भेजकर पूछता है कि क्या वो रास्ते में है। वो एक लड़की की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है जो उसका नाम पुकार रही है। ये चोई है। वो कॉफ़ी और सोडा लेकर आई है और उसे ऑफ़र करती है। वो कंफ्यूज है कि वो वहाँ क्यों है और उसे ड्रिंक भी ऑफ़र कर रही है, और वो समझाती है कि वो ड्रिंक्स इसलिए लाई है क्योंकि आखिरकार वे एक साथ मूवी देखने जा रहे हैं। वो यह कहकर जवाब देता है कि वो उसके साथ कोई मूवी नहीं देख रहा है और उसकी मूवी शुरू होने वाली है, इसलिए उसे चले जाना चाहिए। इस बीच वो अपने दोस्त को कॉल करता है यह जानने के लिए कि क्या चल रहा है। जोंगमिन माफ़ी मांगता है और कहता है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चोई के साथ बाहर जाना चाहता है, और ऐसा होने के लिए उसे उसकी दोस्त के साथ मूवी देखनी होगी जो उसे पसंद करती है। लेकिन जोंगमिन ने फैसला किया कि उन सब के एक साथ मूवी देखने के बजाय यह बेहतर होगा कि वो सिर्फ चोई के साथ देखे और जून वू उसकी दोस्त के साथ। इस पूरी सिचुएशन से कंफ्यूज होकर जून वू जवाब देता है कि उसका दोस्त गलतफहमी में है क्योंकि चोई वहीं है, और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, चोई उसका फ़ोन छीन लेती है और हैंगअप कर देती है। वो कबूल करती है कि वो क्या कर रही है और बस उसका फ़ोन छिपा देती है, ये कहते हुए कि वो उसे पसंद करती है। वो और भी कंफ्यूज हो जाता है और वो मानती है कि उसने जोंगमिन से झूठ बोला था कि वो सिर्फ जून वू के साथ मूवी देखना चाहती है। वो ये भी कबूल करती है कि जिस समय उसने कहा था कि वो आजिन का पोर्टेबल चार्जर लेने गई थी, वो भी झूठ था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उससे बात कर सके, क्योंकि आखिरकार वो उसे पसंद करती है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि ये सब शुरुआत से ही चोई का सेटअप था, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और कहती है कि वो चाहती है कि वो उसे और बेहतर तरीके से जाने। उसे इग्नोर करते हुए वो अपना फ़ोन वापस मांगता है, लेकिन वो इसे लौटाने से मना कर देती है और कहती है कि अगर ये जोंगमिन की वजह से है तो वो उसे रिजेक्ट करने का पक्का ध्यान रखेगी, और जून वू से बस ये बताने के लिए कहती है कि वो उसके लिए क्या महसूस करता है। इस सिचुएशन का सामना करते हुए वो चुप रहता है, जबकि उसे यकीन है कि वो बस उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी फीलिंग्स का जवाब देगा। लेकिन वो आखिरकार चुप्पी तोड़ता है और कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। इस जवाब से हैरान होकर वो समझ नहीं पाती कि उसने उसे रिजेक्ट कैसे कर दिया। उसे पहले कभी रिजेक्ट नहीं किया गया था और वो नहीं जानती कि इस सिचुएशन में क्या कहे। बेशक हमारी विलेन इमोशनल मैनिपुलेशन का सहारा लेती है और रोने लगती है। उससे पूछती है कि वो 1 मिनट के लिए बिना सोचे उसे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। वो अपने फैसले को लेकर पक्का है और इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपना फ़ोन वापस मांगता है। रोते हुए और उसके जवाब से हैरान होकर वो उसे अपने और अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा और सोचने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करती है। सिचुएशन से तंग आकर वो उसका हाथ हटा देता है, उससे कहता है कि उसे न छुए, और चूंकि वो फ़ोन वापस नहीं करना चाहती तो वो इसे रख सकती है और चला जाता है। सिनेमा के सामने अकेली छूटी वो इस तरह अपमानित होने पर आग बबूला है, लेकिन उसे यकीन है कि वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगी और उसे आवाज़ देती है, फ़ोन लेने के लिए कहती है। वो इस सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए मुड़ता है और कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, और चाहे वो अच्छा हो या बुरा उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एकमात्र चीज़ जो वो अभी चाहता है वो ये है कि वो जोंगमिन को रिजेक्ट करे और उससे माफ़ी मांगे। उसी पल वो ड्रिंक्स को ज़मीन पर गिरा देती है और ऐसा लगता है कि वो सच में हार गई है। लेकिन जाहिर है हमारी मेन विलन इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली थी, इसलिए वो फैली हुई कॉफ़ी को देखती है और चिल्लाती है, ऐसा नाटक करते हुए कि वो जल गई है। जाहिर है हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मदद करेगा, इसलिए वो फार्मेसी जाता है और उसके नकली बर्न का इलाज करने के लिए पट्टियाँ खरीदता है। वो इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि वो उस नकली बर्न की वजह से कम उसे थोड़ी अटेंशन दे रहा है, और पहली बार उसे लगता है कि वो सच में किसी के प्यार में पड़ रही है। और जब वो वहाँ उसके हाथ पर फोकस कर रहा होता है, वो कहती है कि उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा है क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि वो जा रहा है, और वो भ्रमित लड़की मानती है कि वो उसके जाने से पहले बस शर्मा गया था। वो उसका फ़ोन वापस कर देती है और अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। वो बस अपनी पीठ फेरता है और चला जाता है, जबकि वो वहीं पूरी तरह से प्यार में डूबी खड़ी रहती है, सच में ये सोचते हुए कि वो इसलिए चला गया क्योंकि वो शर्मीला था। बेचारी लड़की कितनी वहम में है। बाद में चोई के घर पर आजिन अपनी दोस्त की चोट को लेकर पूरी तरह से बेताब और परेशान होकर पहुंचती है, और चोई बस उससे थोड़ा धीरे बोलने के लिए कहती है क्योंकि उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द है। आजिन नोटिस करती है कि चोई के हाथ पर पट्टियां बहुत ख़राब तरीके से बंधी हैं और देखने के लिए कहती है। हालांकि चोई को वो पल याद आता है जब जून वू ने वो पट्टियां बांधी थीं, और वो जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है। हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो ये कहकर इसे कवर करती है कि वो बस अपने जले हुए हाथ को किसी के छूने से डर रही है, और उसे एहसास होता है कि उसे अपनी असली फीलिंग्स को रिवील न करने के लिए ज़्यादा सावधान रहना होगा। वो जल्दी से टॉपिक बदल देती है और पूछती है कि आजिन जो लाई है उससे वो कैसी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ये एक छोटी बन ब्रेड है जिसे आजिन ने खुद बनाया था, जैसे ही उसे पता चला कि चोई को चोट लगी है और वो इसे उसके खाने के लिए लाई थी।
उसकी दोस्त खुश है क्योंकि उसे आजिन के बन्स बहुत पसंद हैं और अपनी दोस्त से कहती है कि वो नेटफ्लिक्स देखने और खाने के लिए उसके कमरे में चले। बेशक वो सिर्फ आजिन से सब कुछ करवाने के लिए बीमार होने का नाटक करने वाली थी, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो कहती है कि उसका हाथ जख्मी है और आजिन से टेबल लगाने के लिए कहती है ताकि वे खा सकें। टेबल लगाते समय हमारी मेन कैरेक्टर नोटिस करती है कि डस्टबिन रास्ते में है और उसे हटाने का फैसला करती है। लेकिन जब वो कचरे के अंदर देखती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो एक पिंक पोर्टेबल चार्जर जैसा लगता है। जैसे ही वो चार्जर उठाती है, वो उस पर अपना नाम लिखा हुआ देखती है और उसे एहसास होता है कि यह उसका पुराना चार्जर था। जो वो देख रही है उसे पूरी तरह से समझ ना पाते हुए वो चोई से पूछती है कि उसका पोर्टेबल चार्जर कचरे में क्यों है। चोई जूनवू की पट्टियों को निहार रही थी और भूल गई थी कि उसने कचरा बाहर नहीं निकाला था। सबूत अभी भी वहीं था। जाहिर है, मेन कैरेक्टर सवाल करना जारी रखती है और पूछती है, अगर जूनवू ने इसे नहीं फेंका था तो ये चोई के घर पर क्यों होगा। क्या कहना है इसका कोई अंदाज़ा न होने पर चोई बस आजिन को घूरती रहती है और इससे बाहर निकलने का कोई उपाय खोजने की कोशिश करती है। और फिर वो ये कहने का फैसला करती है कि असल में उसने इसे तब उठाया था जब जूनवू ने इसे कचरे में फेंक दिया था। उसने कहा कि वो उसके घर के पास से गुजर रही थी और उसने उसके कचरे के डिब्बे में कुछ पिंक देखा जो एक पोर्टेबल चार्जर जैसा लग रहा था। चूंकि उसने सोचा कि उसका ऐसा करना सच में बहुत बेरहम था, उसने अपनी दोस्त के लिए कचरे से चार्जर निकालने का फैसला किया। लेकिन झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता क्योंकि आजिन जानती है कि चोई को गंदी चीजों को छूना पसंद नहीं है। वो लगातार यही कहने की कोशिश करती रहती है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये उसकी दोस्त के लिए कुछ जरूरी था। लेकिन भले ही आमतौर पर ऐसा लगता है कि आजिन आसानी से चोई के झूठ में फंस जाती है, इस बार यह इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। वो जिद करती है, कहती है कि उसने अपनी दोस्त के बारे में सोचकर ऐसा किया, भले ही यह कुछ ऐसा है जिससे उसे नफरत है, ये जानते हुए कि यह आजिन के लिए कितना ज़रूरी था। और बस इसे पहले इसलिए नहीं लौटाया था क्योंकि वो ढूंढ नहीं पा रही थी कि उसने इसे कहाँ रखा था। और दावा करती है कि वो अपनी दोस्त द्वारा इस तरह के सवाल किए जाने पर बेहद अपसेट महसूस कर रही है। हमारी मासूम मेन कैरेक्टर चोई के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। सही बात है, वो झूठ में फंस गई और अपनी दोस्त का इतनी अमेजिंग होने के लिए शुक्रिया अदा किया, कुछ ऐसा करने के लिए जो उसे पसंद नहीं है, सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड की खातिर। तो उनका पैचअप हो जाता है और जिंदगी आगे बढ़ती है। अगले दिन टीचर स्टूडेंट्स को यह जानकारी देकर क्लास शुरू करती है कि उन्हें असाइनमेंट पेयर्स में करना होगा और किसी भी अजीब स्थिति से बचने के लिए टीचर्स ने खुद पेयर्स बनाए हैं। उन्हें यह आइडिया ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन टीचर उनसे शिकायत करने से पहले पेयर्स चेक करने के लिए कहती है। हर कोई यह देखने के लिए पेपर की तरफ भागता है कि जून वू का पार्टनर कौन होने वाला है, और साफ तौर पर वो हमारी मेन कैरेक्टर आजिन है। लोग कहते हैं कि वो कितनी लकी है कि उसे किसी इतने स्मार्ट इंसान के साथ पेयर किया गया है। क्लास की लड़कियां आजिन से बहुत जेलस महसूस करने लगती हैं क्योंकि वे भी जूनवू के साथ रहना चाहती थीं। लेकिन मेन कैरेक्टर सिर्फ इसी बारे में सोच पाती है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो जूनवू के पास रहने में अभी भी कितनी शर्मिंदा है। वो बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए उसके पास जाती है और पूछती है कि उन्हें असाइनमेंट कब शुरू करना चाहिए। लेकिन इसके बजाय वो खुद पहल करता है और आगे कहता है कि उन्हें कुछ समय शेड्यूल करने की ज़रूरत है क्योंकि इस सेमेस्टर स्कूल का शेड्यूल काफ़ी टाइट है। इसलिए उन्होंने शनिवार को मिलने का फैसला किया। शनिवार की बात करें तो बहुत सारे स्प्रिंग फ्लावर्स के साथ ये एक खूबसूरत दिन है और आजिन सोचती है कि क्या उसे असाइनमेंट के बाद चोई को साथ घूमने के लिए इनवाइट करना चाहिए। आजिन कैफ़े में थोड़ी जल्दी पहुंच जाती है और एक जगह ले लेती है। जगह काफ़ी भरी हुई है। वो जूनवू के आने से पहले टेबल पर चीज़ें अरेंज करना शुरू करती है और उसका हाथ उसके कप से टकरा जाता है जो लगभग गिरने ही वाला होता है। वो आखिरी सेकंड में इसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन काफ़ी रायता फैल जाता है। एक हाथ में कप और दूसरे हाथ में अपने लैपटॉप को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए उसे लगता है कि वो दोनों को नहीं संभाल पाएगी और कप को फर्श पर गिरा देगी। और ठीक उसी पल जूनवू पहुंचता है और कप को गिरने से पहले पकड़ लेता है। वो हैरान है लेकिन इस बात से शर्मिंदा भी है कि वो ठीक उसी पल आया। वो उससे हाथ धोने के लिए कहता है और कहता है कि वो किसी को साफ करने के लिए बुलाएगा। शर्मिंदा होकर वो मना कर देती है क्योंकि उसे अपना फैलाया हुआ कचरा खुद साफ करना चाहिए। लेकिन वो जिद करता है और पहले ही काउंटर की तरफ बढ़ रहा होता है। उससे बस हाथ धोने के लिए कहता है। जब वो अपने हाथ धो रही होती है, उसे चोई का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा है कि वो आज उससे नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो एक मॉडलिंग जॉब कर रही है। आजिन इस बात से इम्प्रेस है कि उसकी दोस्त कितनी अमेजिंग है और ख़ुद भी अपना बेस्ट देने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। जब वो टेबल पर लौटती है तो सब कुछ पहले से ही साफ और अरेंज होता है और वो उसके लिए एक और ड्रिंक लाता है जो एक बनाना स्मूदी जैसी लगती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और वो इस बात से हैरान है कि जब भी वो उसे देखता है वो किसी न किसी तरह का बनाना ड्रिंक पी रही होती है। वो कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे बनाना सच में बहुत पसंद है। और इस बीच वो उसके बगल में बैठने लगता है और वो सोचती है कि वो सामने बैठने के बजाय उसके बगल में क्यों बैठ रहा है। वो कहता है कि वो उस पर नज़र रखने के लिए वहीं रहेगा आखिरकार, ताकि वो फिर से कोई नासमझी ना करे। वो शर्मिंदा हो जाती है लेकिन कहती है कि भले ही वो पढ़ाई में उतनी अच्छी न हो, लेकिन वो ग्रुप वर्क में हमेशा मदद करती है। बिल्कुल सही, ताकि वो कोई बोझ न बने। उसके रिस्पॉन्स से अम्यूज्ड होकर वो उससे लैपटॉप खोलने के लिए कहता है और इस बात से इम्प्रेस है कि उसे इसे लाना याद रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बस उसे परेशान करने आया था, लेकिन वो फिर भी ग्रेटफुल है कि उसने उसकी मदद की। इस बीच चोई अपना मॉडलिंग जॉब खत्म करती है, टीम को थैंक्स कहती है और बाहर निकलने लगती है।
वो तय करती है कि वो घर नहीं जाना चाहती क्योंकि आखिरकार अभी जल्दी है और उसके पास वहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। वो सोचती है कि उसे किसे इनवाइट करना चाहिए कुछ करने के लिए, और जोंगमिन के कई मैसेज देखती है क्योंकि उसने ये कहकर उसे टाल दिया था कि वो बीमार है सिर्फ मूवी जाने से बचने के लिए। वो विचार करती है कि क्या उसे माफ़ी मांगनी चाहिए और सच बताना चाहिए, और फिर एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा है कि वो किसी और को पसंद करती है और वो नहीं चाहती कि वो उसे अब और मैसेज करे। बस यूं ही काफ़ी क्रूर। करने के लिए कुछ और न होने पर वो उसी कैफ़े में जाने का फैसला करती है जहां आजिन ने कहा था कि वो अपना प्रोजेक्ट कर रही होगी, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। वो कैफ़े पहुंचती है और आजिन को एक लड़के के साथ देखती है जिसकी पीठ मुड़ी हुई है, और वो नहीं जानती थी कि असाइनमेंट उनकी क्लास के एक लड़के के साथ होगा। उनके पास जाने से पहले वो अपना अपीयरेंस चेक करना पक्का करती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो सुंदर दिख रही है। इस बीच आजिन इम्प्रेस है कि जून वो बिना ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किए पूरा असाइनमेंट इंग्लिश में कर रहा है, और वो इसे जल्दी और आसानी से कर रहा है जब तक कि वो नोटिस नहीं करती कि उसका फ़ोन बज रहा है। ये जोंगमिन है। वो जवाब देता है और बेचारा लड़का रो रहा है। कह रहा है कि उसे अभी अभी रिजेक्ट कर दिया गया है और उसे अभी सच में एक दोस्त की ज़रूरत है। जुनवू चिढ़ा हुआ लगता है क्योंकि वो जानता है कि चोई ने शायद उसके दोस्त को रिजेक्ट करते समय ज़्यादा दया नहीं दिखाई होगी। वो फ़ोन काट देता है और आजिन से कहता है कि कुछ हुआ है और उसे जाना होगा। प्रोजेक्ट का ज़्यादातर हिस्सा पहले ही हो चुका है और उसे बस डिज़ाइन करना है। वो समझती है और उससे जल्दी जाने के लिए कहती है और परेशान न होने को कहती है कि वो बाकी का काम ठीक से कर लेगी। एक्साइटेड होकर, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है, वो भी वैसा ही करना चाहती है। चोई अभी भी आईने में अपना लिप ग्लॉस लगा रही है जब वो जून वू को फ़ोन पर बात करते हुए बाहर जाते हुए देखती है कि वो दूसरे दोस्त के घर जोंगमिन से मिलने जा रहा है। तब उसे एहसास होता है कि आजिन के साथ प्रोजेक्ट करने वाला लड़का जून वू था। वो बिना कुछ कहे आजिन के पीछे बैठने का फैसला करती है जब तक कि मेन कैरेक्टर काम खत्म करके बाथरूम जाने का फैसला नहीं करती। उसी पल वो आजिन के कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करने और पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के मौके का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि अगर फाइलें रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं तो जून वू को अच्छे ग्रेड नहीं मिलेंगे और वो शायद आजिन से नाराज़ हो जाएगा, ऐसा वो सोचती है। हालांकि चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं क्योंकि आजिन के कंप्यूटर में पासवर्ड है। वो आजिन का जन्मदिन ट्राई करती है, लेकिन जाहिर तौर पर वो नहीं है। कुछ और नंबरों को ट्राई करने के बाद जो उसे सही लगे, वो इस पर थोड़ा डाउट करती है, लेकिन फिर भी ट्राई करती है और कंप्यूटर को अनलॉक करने में कामयाब हो जाती है। पता चलता है कि पासवर्ड चोई का जन्मदिन था। ये जानकर थोड़ा मूव्ड कि उसकी दोस्त उसे सच में पसंद करती है, वो सब कुछ डिलीट न करने का फैसला करती है और इसके बजाय केवल पहला और आखिरी पेज छोड़ देती है। वो सब कुछ इस तरह सेट कर देती है कि जब आजिन लौटेगी तो वो बिना कुछ चेक किए बस ईमेल भेज देगी, और ये सोचकर एक्साइटेड हो जाती है कि कल आजिन का रिएक्शन क्या होगा। जिस दिन प्रोजेक्ट सबमिट करना है, टीचर इस बात पर जोर देती है कि वो उन स्टूडेंट्स को नहीं समझ सकती जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, खासकर जब उसने साफ कर दिया था कि इससे उनके ग्रेड पर असर पड़ेगा। वो उन ग्रुप्स के नाम पुकारना शुरू करती है जिन्होंने अपना काम सबमिट नहीं किया। आजिन और जूनवू उस लिस्ट में अपना नाम देखकर हैरान रह जाते हैं। क्लास में हर कोई कमेंट करना शुरू कर देता है क्योंकि ये बहुत अजीब है। जूनवू के इंग्लिश में बहुत अच्छे ग्रेड हैं, और ये फैक्ट कि उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया शायद उसके ग्रेड को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। स्टूडेंट्स कयास लगाने लगते हैं। शायद ग्रुप की प्रॉब्लम आजिन थी। आजिन पैनिक हो जाती है और कहती है कि उसने इसे भेजा था, और टीचर से उसका ईमेल दोबारा चेक करने के लिए कहती है। टीचर कंफर्म करती है कि उन्होंने सच में इसे भेजा था, लेकिन फाइल के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम थी, और पूछती है कि क्या उसने भेजने से पहले कंफर्म किया था। जैसे ही वो चेक करने के लिए असाइनमेंट खोलती है, उसे एहसास होता है कि केवल पहला और आखिरी पेज ही वहाँ है। तब वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो पूरा हिस्सा गायब है जिस पर जून वू ने काम किया था। हर कोई कहने लगता है कि उन्होंने डिज़ाइन पर इतना फोकस किया होगा कि वे असल में प्रोजेक्ट करना ही भूल गए। आजिन परेशान होने लगती है क्योंकि उसने इसके साथ जून वू को भी फंसा दिया। वो सोचती है कि क्या हुआ। आखिरकार उसने सब कुछ चेक किया था और बिना किसी प्रॉब्लम के भेजा था। शर्मिंदा होकर वो टीचर से पूछती है कि क्या थोड़ा और समय मिलना मुमकिन है ताकि वो असाइनमेंट दोबारा भेज सके। जून वू आखिरकार बोलता है और टीचर से माफ़ी मांगता है। कहता है कि ऐसा लगता है कि कोई एरर थी और उसने असाइनमेंट दोबारा भेज दिया है। आजिन हैरान है क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके पास वो फाइलें थीं। टीचर सिचुएशन को एक तरह से एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन फिर वो उनसे असाइनमेंट का एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है ताकि उन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ हो सके जिन्होंने इसे समय पर सबमिट किया था। उनके उलट आजिन बहुत नर्वस हो जाती है क्योंकि वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। जून वो क्लास के सामने जाता है और उससे कहता है कि परेशान न हो और बस स्लाइड्स बदलने का काम संभाले। वो परेशान महसूस करती है, भले ही वो जानती है कि वो अच्छा करने वाला है। उसे एहसास होता है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। जैसे ही वो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन शुरू करता है, हर कोई उसकी परफेक्ट इंग्लिश से इंप्रेस हो जाता है, और टीचर बहुत खुश है क्योंकि वो जानती थी कि वो अच्छा करेगा। यहाँ तक कि आजिन भी इम्प्रेस है क्योंकि वो जानती थी कि वो अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा है ये नहीं पता था। फिर लंच की घंटी बजती है और हर कोई अपना खाना लेने के लिए कैफेटेरिया की तरफ भागता है। आजिन जून वू के जाने से पहले उसे आवाज़ देती है। वो कहती है कि वो सच में इस बात से बहुत इम्प्रेस थी कि उसने बिना तैयारी के भी कितनी आसानी से बात की, खासकर उनके सभी क्लासमेट्स के सामने। और अब वो समझती है कि क्यों हर कोई इस बात से जेलस था कि वो उसके ग्रुप में थी। वो सच में अमेजिंग है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो आगे कहती है कि वो फाइल वाली सिचुएशन के लिए सच में बहुत दुखी है। उसने भेजने से पहले इसे चेक किया था और नहीं जानती कि क्या हुआ, और वो एहसान चुकाने की जिद करती है। ऐसा लगता है कि कोई भी जून वू को बोलने नहीं देना चाहता, क्योंकि जैसे ही वो कहना शुरू करता है कि ठीक है, उसे इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
जोंगमिन बीच में टोकते हुए आ जाता है, उसे लंच खरीदने चलने के लिए बुलाता है। वे क्लासरूम से चले जाते हैं, आजिन को पीछे छोड़ते हुए। जो कुछ भी हुआ उसे लेकर इमोशनल होने के अलावा वो जानती है कि जून वू ने उससे परेशान न होने के लिए कहा था, लेकिन वो उसे रिपे करने का कोई तरीका खोजने की जिद करती है। इस बीच हमारी प्यारी विलन लंच के दौरान आजिन को ढूंढ रही है, यह देखने के लिए कि असाइनमेंट सबमिट न करने पर वो कितनी निराश होगी, क्योंकि उसका मानना है कि जून वू उस पर गुस्सा हुआ होगा, इसलिए वो और भी बुरा महसूस कर रही होगी। वो पास आती है और पूछती है कि उसकी दोस्त के लिए चीज़ें कैसी चल रही हैं, लेकिन उसके सरप्राइज़ के लिए आजिन असल में बहुत ज़्यादा खुश दिखती है। मेन कैरेक्टर सब कुछ समझाती है कि क्या हुआ, जून वू प्रेजेंटेशन को बचाने में कितना अमेजिंग था और उन्हें शायद एक अच्छा ग्रेड मिलेगा। यही वजह है कि वो सोच रही है कि उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कौन सा स्नैक खरीदे। चोई पूरी तरह से इरिटेटेड है, उसका प्लान इतना गलत कैसे हो सकता है। स्कूल के आंगन में जोंगमिन जून वू से बात करता है, कहता है कि चीज़ें उस तरह नहीं चल रही हैं जैसा वो चाहता था। जून वू पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और वो कहता है कि ये चोई के बारे में है। जाहिर तौर पर उन्होंने कल बात की थी और सब कुछ ठीक लग रहा था। जोंगमिन बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन आज वो फिर से लो महसूस करने लगा है। वो कहता है कि जब वे स्कूल में एक दूसरे को देखते हैं और वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, तब भी उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। और चूंकि ये पहली बार है जब उसने ऐसा महसूस किया है, ये जानते हुए भी कि वो किसी और को पसंद करती है, शायद उसके लिए अभी भी एक चांस है। जून वू तुरंत इसे बंद करते हुए कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, वो बस चीज़ें इमेजिन कर रहा है। लेकिन बेशक जोंगमिन को परवाह नहीं है और वो कहता है कि जून वू प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता, और चूंकि वे जल्द ही एक स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं, उसे उसके करीब आने की कोशिश करनी चाहिए। जून वू को अपने लिए चोई का प्रपोजल याद आता है और वो अपने दोस्त को इस पागलपन को छोड़ने और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह देता है, क्योंकि अगर उसे कम ग्रेड मिले तो वो अपना फ़ोन खो देगा। वो वहमी बस यही जवाब देता है कि प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, और जून वो नहीं समझता क्योंकि वो सिर्फ पढ़ना जानता है और उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ वो स्नैक खाते हुए स्प्रिंग फ्लावर्स देखना चाहे। जून वो किसी वजह से स्प्रिंग फ्लावर्स देखने की इंपॉर्टेंस न समझते हुए इंग्लिश क्लास में आजिन का उससे इंप्रेस होना याद करता है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि कोई इस बात से बहुत खुश नहीं है कि जून वू और आजिन कितने करीब आ रहे हैं। चोई को जून वू के लिए ये सब करने का पछतावा होता दिख रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इससे उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। असल में उसने जो किया उसने उन दोनों को और भी करीब ला दिया। यह फैक्ट कि आजिन जून वू से दूर रहने के बारे में उसकी बात नहीं सुनती, उसे और भी इरिटेट करता है। वो दिन भर की थकी हारी और सिरदर्द के साथ घर पहुंच रही है, बस आराम करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, उसे तलाक के बारे में एक बहस सुनाई देती है। ये चोई के पिता हैं जो बस उसकी माँ से तलाक मांगने के लिए आए हैं। वे बहुत बहस कर रहे हैं और चोई समझ नहीं पाती कि वो यहाँ आता ही क्यों है। अगर हर बार जब वो आता है वे इस तरह लड़ते हैं, बहस जारी रहती है। ऐसा लगता है कि चोई के पिता को कोई दूसरी औरत मिल गई है, इसलिए वो अपने पुराने परिवार से अलग होना चाहता है। स्कूल में जो कुछ चल रहा है उससे तंग आकर और अब घर पर भी इसका सामना करने के कारण वो बस इसे और नहीं झेल सकती और इसे ख़त्म करना चाहती है। उसके पिता उसकी माँ को व्यावहारिक रूप से वर्बली असॉल्ट करते हुए कहते हैं कि बेहतर होगा कि वो जल्द ही तलाक के कागजात पर साइन कर दे, क्योंकि चाहे वो कुछ भी चाहे, आखिरकार वो वही करेगी जो वो चाहता है। लेकिन चोई बीच में आने का फैसला करती है और पूछती है कि क्या वो उस मिस्ट्रेस को भी छोड़ देगा। तो वो तलाक चाहता ही क्यों है। अपनी बेटी के दखल से चिढ़कर वो बस उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देता है। अब हम बेहतर समझ सकते हैं कि चोई का दिमाग इतना ख़राब कैसे हुआ। चोई की माँ उसके पिता के सामने खड़ी होती है और कहती है कि उन्हें उनकी बेटी पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है और उन्हें चले जाना चाहिए, कि वो उन्हें तलाक नहीं दे रही हैं। वो हार मान लेता है और चला जाता है, जबकि माँ चोई को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ से कहती है कि वो उन्हें अभी तलाक दे दे क्योंकि उसके पिता इंसान नहीं हैं। अब तो वो उस पर हाथ भी उठाने लगे हैं, लेकिन वो औरत जैसे डिनायल में लगती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि आखिरकार वो उसके पिता हैं। गुस्सा होने की पूरी वजह के साथ चोई अपनी माँ पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि वो सिचुएशन को इस तरह चलने देने के लिए उसके पिता से भी बदतर हैं। चोई खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है, ये सोचते हुए कि वो इस ज़िंदगी को कैसे बदलने जा रही है जो वो अभी जी रही है। लेकिन उसे टेबल पर कई मिठाइयाँ दिखती हैं जो आजिन ने भेजी थी, ये कहते हुए कि वो अपनी दोस्त से कितना प्यार करती है और उसकी परवाह करती है। और ये चोई को और भी इरिटेट कर देता है। वो सारे कुकीज़ फर्श पर गिरा देती है क्योंकि उसके लिए आजिन के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चोई के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और साफ तौर पर वो इस सारे गुस्से और नफरत को जो उसने दबा रखी थी, आज इनको तबाह करने के प्लान में बदलने का फैसला करती है। उसी रात जूनवू के घर पर वो अपने ट्यूटर के साथ प्राइवेट लेसन ले रहा है, लेकिन वो यह सोचना बंद नहीं कर पा रहा है कि फूलों वाले उस मोमेंट में उसे आजिन क्यों याद आई। और इससे उसका ट्यूटर नोटिस करता है कि उसका ध्यान किसी चीज़ से भटक रहा है। ट्यूटर कमेंट करता है कि यह पहली बार है जब उसने जूनवू का ध्यान भटकते देखा है। वो इसे टाल देता है और कहता है कि वो बस स्पेस आउट कर रहा था, लेकिन ट्यूटर थोड़ा पुश करता है, पूछता है कि क्या वो किसी को पसंद करता है। और बेशक इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, उसे एक बार फिर हमारी प्यारी मेन कैरेक्टर आजिन याद आती है। पहली बार हम मेन कैरेक्टर जून वू को उसके बारे में सोचते हुए शर्माते हुए देखते हैं। ट्यूटर उससे ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहता है, लेकिन लेसन जारी रखता है। इस बीच उस इकलौते इंसान के घर जिसे कोई अंदाज़ा नहीं है कि पर्दे के पीछे ये सब हो रहा है, वो फिर से कुकिंग कर रही है।
कल स्कूल ट्रिप पर अपने दोस्तों को देने के लिए कुछ कुकीज़ बना रही है। उसके पेरेंट्स काम से घर आते हैं और उससे कहते हैं कि ज़्यादा देर तक न जगे क्योंकि कल उसका पूरा दिन बिजी रहने वाला है। वो कहती है कि वो बस अपने दोस्तों के लिए कुकीज़ ख़त्म कर रही है और जल्द ही सो जाएगी। वे कमेंट करते हैं कि उसके दोस्त सच में बहुत लकी होंगे जिन्हें उनकी बेटी से यह सारा प्यार मिल रहा है। उसके पिता इस सब को लेकर एक्साइटेड होकर आखिरकार आजिन को कुछ पैसे देते हैं ताकि वो कल एंजॉय कर सके और कुछ गिफ्ट्स खरीद सके। अपने कमरे में वापस आकर कल की ट्रिप के लिए चीज़ें पैक करते हुए वो अपना पोर्टेबल चार्जर लाने का फैसला करती है। अब उसके पास जो दो ऑप्शन हैं उन्हें देखते हुए उसे 1 साल पहले हुई कोई बात याद आती है। वाई यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में आज इन दूसरी लड़कियों को रात भर रुकने के लिए मनाने की कोशिश करती है क्योंकि आखिरकार ये कैंप का पहला दिन है। हालांकि वे वहाँ पूरी रात बिताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। उन्होंने यह सिर्फ एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए किया था, लेकिन ये इसके लायक नहीं है। उन्हें यह भी याद आता है कि आजिन को क्लास में झपकी लेने के लिए डांट पड़ी थी और वो अपने ग्रेड की परवाह भी नहीं करती, इसलिए उन सबको बस एक साथ चले जाना चाहिए। वो फिर सुझाव को एक्सेप्ट करने का फैसला करती है क्योंकि वो वहाँ अकेली नहीं रहना चाहती। अंधेरे में वे चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं ताकि इंस्ट्रक्टर नोटिस न करे, लेकिन वे तब पकड़ी जाती हैं जब लाइट ऑन हो जाती है और इंस्ट्रक्टर का असिस्टेंट उन्हें बाहर निकलते हुए पकड़ लेता है। आजिन असिस्टेंट से पूरी तरह से इंप्रेस हो जाती है और लड़कियों को कमरे में वापस जाने के लिए मनाती है। वो शर्मा जाती है और सोचती है कि पहली बार शायद वो महसूस कर रही है कि पहली नज़र में प्यार होना कैसा होता है। उस समय की बात याद करते हुए कि पता नहीं उसमें कैसे हिम्मत आई, लेकिन उसने उससे बात करने और उसका फ़ोन नंबर मांगने का फैसला किया। वे लगभग हर दिन बात करते थे, लेकिन वो सब तब बदल गया जब उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई। उसने हमारी मेन कैरेक्टर का दिल तोड़ दिया। भले ही वो जानती थी कि शायद उसके लिए वो बस एक स्टूडेंट थी जिससे वो एक कैंप में मिला था। और उसी मोमेंट पर हमें एहसास होता है कि असल में जिसने पोर्टेबल चार्जर दिया था वो आजिन के पिता नहीं थे, वो उसकी ज़िंदगी का पहला क्रश था। मेरी वहाँ थोड़ी गलती हो गई थी। वो बस चार्जर को देखकर ही खुश महसूस करती है और सोचती है कि वो इन दिनों कैसा कर रहा होगा। प्रेजेंट टाइम में वापस आते हुए अब हम वाई यूनिवर्सिटी का एक सीन देखते हैं जहाँ उसका क्रश महिलाओं से घिरा हुआ है और उसे एक स्कूल में टीचिंग इंटर्नशिप मिलने के लिए बधाई दी जा रही है। उसके आसपास की लड़कियां उसे बधाई देती हैं और पूछती हैं कि वो ये इंटर्नशिप कहाँ करने जा रहा है। बेशक ये सॉरिन हाई स्कूल में होने वाली है। खैर, आगे क्या आने वाला है उसके उस छोटे से स्पॉइलर के बाद हम आखिरकार स्कूल ट्रिप वाले दिन पहुंच गए हैं। स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि काश वे किसी आइलैंड या किसी दूर जगह जा रहे होते, और हमारी मेन कैरेक्टर सिर्फ इसी बात को लेकर परेशान है कि उसकी दोस्त चोई कहाँ है। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है क्योंकि उसे जाने से पहले उसे कुछ देना है। जैसे ही वो मुड़ती है वो अपनी दोस्त को पूरा तैयार और यहाँ तक कि क्रॉप शर्ट पहने हुए पाती है, जिससे पता चलता है कि वो इस ट्रिप पर बस यूं ही नहीं आई है। आजिन बिल्कुल सही बात कहते हुए, क्योंकि वे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, अपनी दोस्त को डांटती है और कहती है कि उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्किन दिख रही है। चोई उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि उसके कपड़े खींचना बंद करे, वो जैसी है वैसी ठीक है। पूरी भीड़ रुक जाती है और हमारे मेल प्रोटैगोनिस्ट की खूबसूरती को निहारती है। आजिन और चोई दोनों इस बात से इंप्रेस हैं कि वो कितना हैंडसम है और कितने अच्छे कपड़े पहनता है। कुछ लड़कियां पहले ही उसके पास आ जाती हैं, कहती हैं कि वो कैजुअल कपड़ों में सच में बहुत अच्छा लग रहा है और पूछती हैं कि क्या उसने पहले ही तय कर लिया है कि वो ट्रेन में किसके साथ बैठने जा रहा है। इस बीच जूनवू के दोस्त पहले ही दिखा रहे हैं कि वे रात का एंजॉय करने के लिए शराब लाए हैं और कुछ लड़कियों को इनवाइट करते हैं। चोई तुरंत ध्यान देना शुरू कर देती है क्योंकि वो जूनवू के करीब आने की अपनी पूरी कोशिश करना चाहती है, और लड़के मेंशन करते हैं कि जिस कमरे में वे लड़कियों को इनवाइट करेंगे वो आजिन का कमरा होने वाला है। वो फिर बातचीत को बीच में रोकती है और जोंग मिन को आवाज़ देती है। जोंग मिन हैरान है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उससे बात करेगी और वो कहती है कि वो दखल नहीं देना चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी रात मज़ेदार होने वाली है और वो ज्वाइन करना चाहेगी। बेशक हमारा छोटा पिल्ला तुरंत हाँ कह देगा और यहाँ तक कि सोचेगा कि ये अमेजिंग है। हर कोई ट्रेन में सेटल होने लगता है, अपनी सीटें ढूंढता है, तस्वीरें लेता है, दोस्तों के साथ मोमेंट एंजॉय करता है। लेकिन चोई अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि हर कोई इतनी तस्वीरें क्यों ले रहा है, भले ही वे सिर्फ एक ट्रेन में हैं। और वो कोने में सिकुड़ने लगती है ताकि वो किसी भी तस्वीर में ना आए। उसे याद आता है कि सुबह घर से निकलने से पहले उसकी माँ उसे पैसों से भरा एक लिफाफा देने आई थी, यह कहते हुए कि उसके पिता ने इसे ट्रिप पर खर्च करने के लिए छोड़ा है। चोई सिचुएशन से चिढ़ जाती है और पैसे फेंक देती है। कहती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद उसे यह देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी माँ को सिर्फ यही कहना आता है कि उसे अपने पिता को इस तरह दोष नहीं देना चाहिए। इस बीच एक दूसरे ट्रेन कार में आजिन को गर्मी लग रही है क्योंकि उसने फुल स्लीव शर्ट पहनने का फैसला किया था, इसलिए वो चोई को अपने साथ वेंडिंग मशीन पर चलने के लिए बुलाने का फैसला करती है। लेकिन चोई सो रही है, इसलिए वो अकेली चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है वो जूनवू को ड्रिंक लेते हुए पाती है। वो पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए और वो भी वही चीज़ लेने का फैसला करती है जो उसने ली थी, एक ग्रीन एप्पल ड्रिंक, जिसके बारे में वो कहती है कि यह सच में बहुत अच्छी लग रही है। जब वो ड्रिंक लेने जाती है वो देखती है कि वहाँ और नहीं बची है। आखिरी वाली वो थी जो जूनवू ने ली थी। वो एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट होने के नाते उसे ड्रिंक देने का फैसला करता है। कहता है कि असल में जिसे इसे पीना था वो जोंगमिन था, लेकिन चूंकि वो सो रहा है वो इसे ले सकती है। खुशी खुशी वो ड्रिंक एक्सेप्ट करती है और पूछती है कि क्या यह सच में ठीक है, और चूंकि वो कहता है कि हाँ, वो इसे ले लेती है।
एक पल के लिए वो भूल जाता है कि उसे जवाब देना है और उसे निहारने लगता है। लेकिन फिर एक लड़का उस ट्रेन कार में घुसता है जिसमें वे हैं और आजिन से टकरा जाता है, जिससे हमें एक और ऑलमोस्ट एक्सीडेंटल किस वाला सीन देखने को मिलता है। जब दोनों अभी संभल ही रहे होते हैं, जून वो माफ़ी मांगता है। आजिन को अपनी आंखों में थोड़ा दर्द महसूस होता है क्योंकि उसका चश्मा भी टकरा गया था। और जून वो एक बार फिर ग्रीन एप्पल की उस मीठी खुशबू को नोटिस करता है। वो बिना चश्मे के उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो जल्दी से उसे दूर धकेल देता है और वो समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि यह मोमेंट उसे पहली बार पार्क में मिलने की याद दिलाता है, जब उसने उसे उस क्रेजी लड़के से बचाया था और उससे पूछा था कि उसने अपने पैरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जब उसके हाथ बिजी थे। उसे यह भी याद आता है जब चोई ने उससे कहा था कि उसने उसका पोर्टेबल चार्जर कचरे में फेंक दिया था। बिना समझे वो पूछती है कि वो हमेशा उसके साथ मतलबी क्यों रहता है। उसे एहसास होता है कि वो सब कुछ गलत समझ रही है और ऐसा लगता है कि वो सोचती है कि वो उसे पसंद नहीं करता। और फिर आवेग में आकर वो कह देता है कि वो असल में उसे पसंद करता है। ओह माय गॉड! हमारी मेन कैरेक्टर को इसकी उम्मीद नहीं थी और न ही मुझे थी। वो कैसे कह सकता है कि वो उसे पसंद करता है? वो कुछ समझ नहीं पा रही है। वो हिसाब लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी मैच नहीं खा रहा और वो सोचती है कि वो उसे क्यों पसंद करता है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंच पाती, वो हंसने लगता है और कहता है कि उसका एक्सप्रेशन अभी सच में अविश्वसनीय है और वो उसे सच में पसंद करता है क्योंकि उसके रिएक्शंस हमेशा फ़नी होते हैं। बेशक, वो गलत समझ लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है, उसे मारने लगती है, फ्यूरियस और शर्मिंदा होकर। और वो कहता है कि दर्द हुआ। वो बस कहती है कि वो इसी के लायक था और चली जाती है। जून वो उसके जाने से पहले उसे आवाज़ देता है, लेकिन वो उसे बस इग्नोर कर देती है और वो समझ नहीं पाता कि वो क्यों गुस्सा हो गई। वो सिर्फ यही सोच पाती है कि यह सही नहीं है। भले ही वो स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट हो, उसे उसके साथ ऐसा बिहेव करने का हक नहीं है। वो एक खिलौने की तरह ट्रीट नहीं होना चाहती। आंसुओं के साथ उसे वो दिन याद आता है जब वे कैफ़े में मिले थे और उसने उसे वो ड्रिंक ऑफ़र की थी जो उसने फैलाई थी। उस मोमेंट पर उसने सोचा था कि वो एक अच्छा इंसान है। ये फैक्ट कि उसने उसे प्रपोज़ किया, अगर ये झूठ है, तो वो बस नहीं जानती कि क्या करे। क्या वो बस उसके साथ खेल रहा था या वो सीरियस था? ट्रिप के डेस्टिनेशन पर स्टूडेंट्स फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार होते हैं। टीचर उनसे तमीज़ से रहने, कोई परेशानी न खड़ी करने और 6 बजे उसी जगह पर दोबारा मिलने के लिए कहती है। हर कोई मान जाता है और हर कोई अलग-अलग दिशाओं में निकल जाता है। हमारी विलेन ट्रेन में क्या हुआ इससे अनजान जून वू को ढूंढ रही है, लेकिन उसके पास 3 लड़के आते हैं जो ज़ाहिरा तौर पर लोकल हैं, जो उस पर लाइन मारने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि वे बस प्लेबॉय हैं और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन वे ज़िद करते हैं और उसका फ़ोन नंबर मांगते हैं, जबकि उनमें से एक उसे रोकने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो ये कहने की कोशिश करती है कि वो उन्हें अपने फ़ोन नंबर के बजाय अपना इंस्टाग्राम दे सकती है ताकि देखे कि वो उसे छोड़ता है या नहीं। लेकिन वो नंबर मांगने की ज़िद करता है और वो कहती रहती है कि वो अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे सकती है और वो उसे कभी भी डीएम कर सकता है और वो उसे इग्नोर नहीं करेगी। हालांकि चूंकि वे 3 हैं, वो थोड़ी परेशान होने लगती है क्योंकि वो नहीं जानती कि वो इससे बाहर निकल पाएगी या नहीं, और वो सच में अपना इंस्टाग्राम भी नहीं देना चाहती। और तभी हमारी मेन कैरेक्टर अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए आ जाती है, ये चिल्लाते हुए कि टीचर ने उनसे उन लोगों से बात न करने के लिए कहा था जो स्कूल से नहीं है। वो चोई का हाथ पकड़ती है और भागती है। लड़के पीछा नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वे इसे बस यूं ही जाने देंगे। वे बिना पीछे देखे भागते रहते हैं, जबकि आजिन आग बबूला है कि उन लड़कों की हिम्मत कैसे हुई उसकी दोस्त के साथ ऐसा करने की, और ये एहसास किए बिना कि उसकी दोस्त हमेशा उसके साथ रहेगी। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए चोई कहती है कि उसे उन लड़कों के बारे में फॉर्मल बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे उनसे केवल 1 साल बड़े हैं, कि वे भी शायद स्कूल ट्रिप पर हैं, और वो सिचुएशन पर हंसने लगती है। आजिन इस बात से इम्प्रेस है कि चोई इसे लेकर इतनी रिलैक्स है और कहती है कि वे ऐसे नहीं लग रहे थे कि वे एक ही उम्र के हों और वे स्कूल में होने के लिहाज से बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। वे इस पर हंसते हैं और अपनी ट्रिप जारी रखते हैं। बाद में उसी रात ठहरने की जगह पर वापस आकर आजिन के कमरे की लड़कियां सोच रही हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। जब आजिन सवाल करने लगती है कि वे किसका इंतज़ार कर रहे हैं, दरवाज़ा खुलता है और वहाँ जोंगमिन और उसके दोस्त एक सूटकेस के साथ होते हैं जिसमें शायद ड्रिंक्स भरी हैं। बेशक, चोई उनके साथ है और हमारा प्यारा मेन कैरेक्टर जूनवू भी। लड़कियां चोई की प्रेजेंस से बहुत खुश नहीं लगती और बेखबर आजिन को अभी तक एहसास भी नहीं हुआ है कि जूनवू वहाँ है, कि वो केवल उससे माफ़ी मांगने आया है क्योंकि उसे इस तरह की गैदरिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। जब उसे एहसास होता है कि वो वहाँ है, वो थोड़ा डिस्करेज महसूस करती है, जबकि कमरे की दूसरी लड़कियां सुपर एक्साइटेड हैं। हर कोई बैठ जाता है, वे बातें करते हैं, चिप्स खाते हैं, और जून वू और आजिन के बीच वो अजीब सा टेंशन है। वे बहस करने लगते हैं कि उन्हें कौन सा गेम खेलना चाहिए, और जोंग मिन ट्रुथ या डेयर खेलने का सुझाव देता है। हालांकि गेम शुरू होने से पहले ही उन्हें बाहर कोई हलचल सुनाई देती है और दूसरे स्टूडेंट्स दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, पूछते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। कमरे की लड़कियां जल्दी से बाहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका सोचने लगती हैं और वे तय करती हैं कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि ऐसा नाटक करें कि वे सब सो रहे हैं। वे कुछ लोगों पर कंबल फेंक देती हैं, दूसरे भागकर बाथरूम में छिप जाते हैं, जबकि कोई दरवाज़ा खोलता है।
आजिन एक कंबल के नीचे आ जाती है। इंस्ट्रक्टर दरवाज़ा खोलता है और मानता है कि सब सो रहे हैं। ये सोचकर कि वे चले गए हैं, आजिन को अपनी गर्दन में अकड़न महसूस होने लगती है। यह मानते हुए कि चोई नर्वस है क्योंकि वो उसका सिर नीचे दबा रही है। वो अपनी दोस्त से उसकी गर्दन दबाना बंद करने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उससे तब तक चुप रहने के लिए कहता है जब तक कि उसके फ़ोन का अलार्म न बज जाए और लाइट ऑन हो जाए, ताकि वो आखिरकार देख सके कि उसके बगल में कौन है। और बेशक वो हमारा मेन कैरेक्टर जून वू है। दोनों कंबल के नीचे रहते हैं। उनके चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वे हिलते नहीं हैं और अलार्म बजना बंद होने तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। और शर्मिंदा होकर वे अपने चेहरे दूसरी तरफ कर लेते हैं। आजिन का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो बिना किसी के नोटिस किए वहां से बाहर निकलने का तरीका सोचने की कोशिश करती है। और उस मोमेंट पर वो केवल यही सोच पाती है कि वो शायद उसे दूर धकेल देगा जैसा उसने ट्रेन में किया था, और फिर उस पर हंसेगा, क्योंकि किसी वजह से वो इस नतीजे पर पहुंची है कि वो असल में उससे नफरत करता है। मुझे भी नहीं पता कैसे। वे उसी पोजीशन में चुप रहते हैं जब तक कि कोई यह न कह दे कि वे चले गए हैं और लाइट्स ऑन की जा सकती हैं। जब लाइट्स ऑन होती हैं, जोंगमिन को एहसास होता है कि उसने किसी चीज़ पर पैर रख दिया है, और जब वो देखता है तो वो आजिन का चश्मा होता है। जून वो उठकर बैठता है और जल्दी से उन पर से कंबल हटा देता है, और वो नोटिस करती है कि वो गुस्से में लग रहा है। भले ही वो खुद भी उस सिचुएशन में नहीं होना चाहती थी, वो समझ नहीं पाती कि वो गुस्से में क्यों दिख रहा है अगर उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन असलियत में हमारा बेचारा मेन कैरेक्टर बस शर्मिंदा है क्योंकि वो आजिन के इतने करीब था, और यहाँ आने का उसका असली गोल सिर्फ ट्रेन में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगना था, न कि एक और भी शर्मिंदा करने वाली सिचुएशन में फंसना। वो ये चेक करने जाता है कि आजिन ठीक है या नहीं, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है वो पूरी तरह से शॉक में होती है, क्योंकि जोंगमिन ने उसके चश्मे पर पैर रख दिया था और उसे तोड़ दिया था। वो चश्मे पर पैर रखने के लिए जल्दी से माफ़ी मांगता है, लेकिन नर्वस होकर वो उसका नाम गलत बोल देता है। आजिन कहने के बजाय वो अदेक कह देता है, जो एक पिल्ले के नाम जैसा लगता है। हर कोई हंसने लगता है और वो और भी शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि न केवल उसने उसका नाम गलत बोला, बल्कि उसने चश्मे के साथ ये सारा केओस भी खड़ा कर दिया। वो कहती है कि ठीक है, कल वो डॉक्टर के पास जाकर नया चश्मा ले आएगी। और इस तरह वे वापस उसी काम पर आ जाते हैं जो वे पहले कर रहे थे, यानी गेम्स शुरू करना। पेपर चुनने वाली पहली चोई है और उसका मिशन किसी ऐसे इंसान को स्नैक देना है जिसके वो करीब आना चाहती है। वो जोंगमिन को चुनती है, जो हैरान है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। लड़के जोंगमिन से बहुत जेलस हो जाते हैं और आजिन इस बात से इंप्रेस है कि चोई दूसरों से डील करने में कितनी इंप्रूव हो गई है। लेकिन असल में चोई का प्लान जूनवू को जेलस करना था। हालांकि उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में उसका वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा असल में यह दिखाता है कि वो इतना जेलस है कि इसे दिखा भी नहीं पा रहा है। इसे और पुश करने के लिए वो कहती है जोंगमिन उसे और ज़्यादा जेलस करने की कोशिश करने में बहुत क्यूट है। और बेचारा जोंगमिन थ्रिल्ड है, ये सोचते हुए कि सब कुछ वंडरफुल है। फिर वे बोतल घुमाते हैं और अगले चुने जाने वाले आजिन और जूनवू हैं। जोंगमिन उनसे सवाल पूछता है, इस कमरे में कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है? हर कोई जवाब का इंतजार करते हुए एक्साइटेड हो जाता है, और क्योंकि वे दोनों एक ही जवाब के बारे में सोचते हैं, वे 1 मिनट के लिए एक दूसरे को घूरते रहते हैं, जबकि बाकी कोई कुछ समझ नहीं पाता। वे जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगते हैं, ये सोचते हुए कि शायद वे असल में परेशान नहीं हैं। एक सिर्फ माफ़ी मांगने आया था, और दूसरी किसी ऐसे इंसान के आसपास नहीं होना चाहती जिसके बारे में वो सोचती है कि वो उससे नफरत करता है। जवाब के लिए एंग्जियस हर कोई अभी भी समझ नहीं पाया कि लुक का वो एक्सचेंज किस बारे में था। वे कमेंट करने लगते हैं कि यह सस्पिशियस लग रहा है। उन्होंने एक दूसरे को क्यों देखा और कुछ नहीं कहा, और उनमें से किसी ने भी अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया है। चूंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड करने में बहुत लंबा समय लिया, उन्हें एक पनिशमेंट स्लिप निकालनी होगी। आजिन एक स्लिप चुनती है जिस पर लिखा है कि प्रोफेसर के कमरे के दरवाजे की एक फ़ोटो लेनी है, जबकि जूनवू एक ऐसी स्लिप चुनता है जिस पर लिखा है कि उसे कोई पनिशमेंट नहीं करनी है। लेकिन चूंकि किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया, उन दोनों को वही चैलेंज करना होगा जो आजिन ने चुना था। दोस्त पहले ही कह देते हैं कि अगर वे पकड़े गए तो उन्हें गेम का मेंशन नहीं करना चाहिए या वहां वापस नहीं आना चाहिए। आजिन थोड़ी परेशान दिखती है क्योंकि उसे जूनवू के साथ यह करना होगा, भले ही वो उसके आसपास कंफर्टेबल नहीं है। उनके दोस्त उन्हें एनकरेज करने की कोशिश करते हैं, और चोई कहती है कि अगर आजिन नहीं जाना चाहती तो वो उसकी जगह जा सकती है। लेकिन जोंगमिन जल्दी से उसकी बात काटता है और कहता है कि इसकी इजाज़त नहीं है और वे जाने के लिए तैयार हैं। किसी के पकड़े जाने से पहले हर किसी को वापस अंदर आ जाना चाहिए। आजिन अपने दोस्तों को अलविदा कहती है और चली जाती है। चोई पीछे छूट जाती है, चिढ़ी हुई क्योंकि वो आजिन के साथ जगह चेंज नहीं कर पाई। इस बीच लोग कहने लगते हैं कि आजिन बिना चश्मे के कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन जेलस चोई सिर्फ यही सोच पाती है कि वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं जबकि वो खुद वहाँ खड़ी हैं। क्या वे अंधे हैं? ध्यान वापस अपनी तरफ खींचने के लिए वो किसी का हाथ पकड़ती है और उनसे गेम जारी रखने के लिए वापस अंदर चलने को कहती है। वापस हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स पर जो प्रोफेसर के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जून वू सिर्फ इसी बारे में सोच पाता है कि वो ट्रेन में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए बातचीत कैसे शुरू करे। आखिरकार उसे उसके साथ अकेले रहने का यह चांस मिला है। वो खिड़की खोलकर दिखाता है कि उस पार एक कमरा है जिसकी लाइट ऑन है, जो शायद प्रोफेसर का कमरा है। वहाँ तेज़ी से पहुँचने के लिए रास्ते से कट मारना आसान होगा। आजिन मुश्किल से ध्यान दे पाती है क्योंकि एकमात्र चीज़ जो वो सोच सकती है वो ये है कि वो जाना चाहती है, क्योंकि वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल है और ठंड है। वो कहती है कि उन्हें नीचे जाकर गार्डन से कट मारना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो चलना शुरू कर पाती,
जूनवू उसे आवाज़ देता है। वो ट्रेन में जो हुआ उसके बारे में बात करना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि वो सेंटेंस पूरा कर पाता, एक हॉल मॉनिटर आ जाता है और पूछता है कि वहाँ कौन है। मॉनिटर के उन्हें पकड़ने से पहले जूनवू आजिन का हाथ पकड़ता है और वे भागने लगते हैं। जल्दी से वे एक कमरे में सरक जाते हैं और एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं, जबकि मॉनिटर खुली खिड़की को नोटिस करता है और उसे बंद कर देता है। दोनों शांत रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं करते, पकड़े जाने से बचने के लिए मुश्किल से सांस लेते हैं, लेकिन वे हाथ पकड़े रहते हैं। जूनवू सबसे पहले चुप्पी तोड़ता है, पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि प्रोफेसर पहले ही चले गए हैं? और तभी आजिन को एहसास होता है कि वे हाथ पकड़े हुए हैं और जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है। वही यूजुअल अजीब सा माहौल बनता है और वो माफ़ी मांगता है, लेकिन मॉनिटर उन्हें बात करते हुए सुन लेता है और चेक करने के लिए वापस भागता हुआ आता है। आजिन नर्वस होने लगती है क्योंकि अगर वे पकड़े गए तो उनके स्कूल में शायद पॉइंट्स कट जाएंगे। इसलिए जूनवू खड़े होने का फैसला करता है और उससे वहीं रहने के लिए कहता है। वो पूछती है कि वो क्या करने जा रहा है। जैसे ही मॉनिटर दरवाज़ा खोलने लगता है, जूनवू उसे पहले ही खोल देता है और फ़ोन पर बात करने का नाटक करते हुए बाहर आ जाता है। वो स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, इसलिए मॉनिटर असल में उसे देखकर खुश होता है, ये सोचते हुए कि शायद कुछ ट्रबल मेकर्स रहे होंगे। खुशकिस्मती से ये सिर्फ जून वू है और वो पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो फ़ोन पर बात कर रहा था और जानता है कि उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए था। मॉनिटर कहता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आजिन नोटिस करती है कि उसके साथ कितना अलग बिहेव किया जाता है क्योंकि वो जून वू है। फिर भी ऐसा लगता है कि जून वू को देर से बाहर रहने के लिए कुछ पेनल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। मॉनिटर पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी और को देखा, और जून वू कहता है नहीं, जबकि वो अपने पैर से दरवाजे को थोड़ा और बंद कर देता है ताकि मॉनिटर आजिन को अंदर छिपे हुए न देख सके। वो सोचने लगती है कि शायद वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि अगर वे एक साथ पकड़े गए तो अफवाहें फैल जाएंगी और वो अच्छा नहीं होगा। फिर भी वो थोड़ा गिल्टी महसूस करती है क्योंकि उसकी वजह से उसे पेनल्टी मिल रही है और वो स्कूल का टॉपर स्टूडेंट है, इसलिए ग्रेड्स उसके लिए काफ़ी मायने रखते होंगे। मॉनिटर चला जाता है और उससे जल्द ही अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। जून वू आजिन से कहता है कि वो अब बाहर आ सकती है क्योंकि मॉनिटर चला गया है। वो थोड़ी गिल्टी दिखती हुई बाहर आती है और वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। शायद वो डरी हुई है, लेकिन वो कहती है नहीं, वो डरी नहीं थी। उसके एक्सप्रेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। असल में एकमात्र चीज़ जो उसे परेशान कर रही है वो ये है कि उसकी वजह से उसे पेनल्टी मिली। वो उससे इस बारे में परेशान न होने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए और प्रोफेसर के कमरे की फ़ोटो लेनी चाहिए। वो हैरान है क्योंकि उसने सोचा था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया है क्योंकि उसे एक पेनल्टी पॉइंट मिला था। शायद उनके लिए कमरे में वापस जाना बेहतर होगा। और फिर वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। पूछता है कि क्या वो मिशन जारी रखने से डर रही है। चिढ़कर वो जवाब देती है कि असल में वो सिर्फ उसकी परवाह कर रही है, जबकि वो उस पर हंसने लगता है, समझ ना पाते हुए कि वो क्यों हंस रहा है। वो पूछती है कि क्या वो सोचता है कि वो फ़नी है, कि वो हमेशा उसे चिढ़ाता रहता है और अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो उसे बस इग्नोर करना आसान होगा। और यहाँ फिर से वही अजीब सी टेंशन आ जाती है। वो सोचती है कि उसने अभी तक कुछ जवाब क्यों नहीं दिया और बस वहाँ चुप खड़ा रहा। वो बस अपना हाथ उसके सिर पर रखता है और कहता है कि भले ही वो उसके साथ मजाक करता है, वो उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं करेगा, कि वो उससे नफरत नहीं करता और इसीलिए वो पूरे रास्ते यहाँ आया। वो आगे चलता रहता है और उससे जल्दी करने के लिए कहता है ताकि वे दोबारा न पकड़े जाएं। क्या ये रोमांस आखिरकार आगे बढ़ रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी लीडिंग लेडी अगले चैप्टर्स में समझदार होना शुरू कर देगी, नहीं तो उसकी पूरी तरह से पागल बेस्टी हमारी मेन जोड़ी को और दूर करने के लिए कुछ न कुछ कर सकती है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। लाइक बटन दबाना न भूलें ताकि मुझे पता चले कि आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, और मेरे अगले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दें।